नमस्कार दोस्तों। संसद के गलियारों में उस सुबह की खामोशी कुछ अजीब थी। ना कोई शोर, ना किसी नेता की हंसी की गूंज, सिर्फ सन्नाटा और कुछ फुसफुसाहटें। अचानक टीवी चैनलों पर फ्लैश आया, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दिया इस्तीफा। देश भर में हलचल मच गई। किसी ने सोचा तक नहीं था कि ऐसा होगा, पर यह कोई साधारण इस्तीफा नहीं था, बल्कि एक गहरी साजिश की शुरुआत थी। धनखड़ का इस्तीफा आते ही सभी चैनल उस पर बहस करने लगे। कुछ ने इसे स्वास्थ्य कारणों का हवाला माना, तो कुछ ने इसे लोकतंत्र की हत्या करार दिया। लेकिन सच्चाई इससे कहीं गहरी थी। दरअसल पिछले कुछ महीनों से धनखड़ और केंद्र सरकार के बीच रिश्ते में दरार आ गई थी। संसद की बैठकों में उनकी निष्पक्षता, न्यायपालिका के पक्ष में उनके बयान और एक वरिष्ठ न्यायाधीश के खिलाफ विपक्ष द्वारा लाया गया महाभियोग प्रस्ताव, ये सब बातें उनके लिए भारी पड़ने लगी थीं। उन्होंने खुले मंचों पर बार बार संविधान की मर्यादा और तीनों स्तंभों, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच संतुलन की बात की थी, जो सत्तारूढ़ दल को रास नहीं आ रही थी। धनखड़ की कार्यशैली में वह बात थी जो उन्हें महज एक प्रतीकात्मक उपराष्ट्रपति नहीं रहने देती थी। उन्होंने बार बार दिखाया कि वह सिर्फ राज्यसभा की कार्यवाही के संचालनकर्ता नहीं हैं, बल्कि एक सजग और विवेकशील संवैधानिक पदाधिकारी हैं। लेकिन शायद यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी। सत्ता हमेशा आज्ञाकारी लोगों को पसंद करती है, सवाल उठाने वालों को नहीं। कई महीनों से यह चर्चा थी कि प्रधानमंत्री कार्यालय उन्हें लेकर सहज नहीं है, विशेष रूप से तब से जब उन्होंने एक न्यायाधीश पर विपक्ष द्वारा लाए गए महाभियोग प्रस्ताव को तकनीकी रूप से स्वीकार कर लिया था, जबकि सरकार चाहती थी कि उसे रोका जाए। इसके बाद मंत्री समूहों की मीटिंग से उन्हें अलग थलग किया जाने लगा। सूत्र बताते हैं कि एक विशेष दिन जब उन्होंने विपक्ष के नेताओं को बैक मीटिंग के लिए बुलाया, तब सत्ताधारी दल के मंत्री जानबूझकर गैरहाजिर रहे। वह दिन उनके आत्मसम्मान पर गहरा आघात था। उसी शाम को उन्होंने प्रधानमंत्री से मिलकर कहा कि अगर सरकार को उनकी निष्पक्षता से दिक्कत है तो वह पद छोड़ सकते। लेकिन यह मुलाकात सिर्फ एक दिखावा बनकर रह गई। अगले ही दिन मीडिया में खबरें आईं कि धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे दिया है। लेकिन किसी ने यह नहीं बताया कि उन्होंने किसी मेडिकल जांच से इनकार किया था, किसी अस्पताल में भर्ती नहीं हुए थे और ना ही कोई स्वास्थ्य समस्या सार्वजनिक हुई थी। इस इस्तीफे के ठीक 2 दिन बाद एक और बड़ी खबर ने सबको चौंका दिया, यह कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति पद के लिए केंद्र की ओर से समर्थन दिया जाएगा। इस खबर ने सियासी गलियारों में भूचाल ला दिया। नीतीश कुमार, जो कुछ समय पहले ही विपक्षी एकता के नायक बनकर उभरे थे, अब केंद्र के समर्थन से उपराष्ट्रपति बनने की दिशा में थे। राजनीति के पन्नों पर यह एक ऐसा मोड़ था जिसे समझना मुश्किल नहीं था। सत्ता की चालें अब खुलकर सामने आने लगी थीं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना था कि नीतीश को इस पद पर लाकर भाजपा एक साथ कई लक्ष्य साधना चाहती थी। पहला, बिहार में अगड़े, पिछड़े और दलित मतदाताओं के बीच जातीय संतुलन बनाना। दूसरा, विपक्षी एकता को भीतर से तोड़ना। तीसरा, नीतीश की छवि को एक केंद्रीय नेता में बदलकर आगामी राष्ट्रपति चुनाव के लिए रास्ता बनाना। इन तीनों लक्ष्यों को साधने के लिए सबसे आसान मोहरा बने जगदीप धनखड़, जिन्हें चुपचाप हटाकर बाहर कर दिया गया। धनखड़ की नाराजगी अब धीरे धीरे सार्वजनिक हो रही थी। उन्होंने अपने कुछ करीबी पत्रकारों से कहा कि यह इस्तीफा नहीं था, यह हटाया जाना था। उन्होंने कहा कि अगर वे चुप रहते, आज्ञाकारी बने रहते, तो शायद अब भी पद पर होते। लेकिन उन्होंने संविधान की रक्षा की बात की, न्यायपालिका के पक्ष में खड़े हुए और सत्ता की मनमानी के खिलाफ सवाल उठाया। यही उनकी गलती बन गई। वे बोले, अगर उपराष्ट्रपति को ही बोलने की आजादी नहीं, तो फिर यह देश किस दिशा में जा रहा है।
धनखड़ के परिवार की प्रतिक्रिया भी बेहद भावनात्मक थी। उनकी पत्नी ने मीडिया के सामने आकर कहा कि उनका पति एक स्वाभिमानी व्यक्ति हैं। उन्होंने कोई अपराध नहीं किया, सिर्फ अपना कर्तव्य निभाया। वह रोते हुए बोली, जब एक ईमानदार आदमी को इस तरह हटाया जाता है तो यह सिर्फ एक व्यक्ति का अपमान नहीं होता, यह पूरे संविधान का अपमान होता है। इस पूरे घटनाक्रम ने विपक्ष को भी मजबूती दी। कांग्रेस, सपा, तृणमूल और अन्य विपक्षी दलों ने इस इस्तीफे को लोकतंत्र की हत्या कहा। उन्होंने मांग की कि इस पर संसद में विशेष चर्चा हो और यह बताया जाए कि किन परिस्थितियों में उपराष्ट्रपति ने पद छोड़ा। कुछ नेताओं ने तो यह भी दावा किया कि धनखड़ को धमकाया गया था और उनका इस्तीफा पूरी तरह स्वैच्छिक नहीं था। वहीं दूसरी ओर नीतीश कुमार चुप थे। न तो उन्होंने मीडिया से बात की, न ही कोई बयान दिया। लेकिन पटना से दिल्ली तक की उड़ानों और मीटिंग्स का जो सिलसिला शुरू हुआ, उससे यह साफ हो गया कि वे उपराष्ट्रपति पद को लेकर गंभीर हैं। उनके पार्टी सहयोगियों ने अंदर ही अंदर यह स्वीकारा कि उन्हें पार्टी आलाकमान ने निर्देश दिया है कि वे केंद्र से बेहतर संबंध बनाएं और यदि यह प्रस्ताव आए तो उसे स्वीकार करें। संविधान विशेषज्ञ इस पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे थे। उनका कहना था कि उपराष्ट्रपति का पद राष्ट्रपति के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक पद है और उसे राजनीतिक सौदेबाजी के तहत बदला जाना खतरनाक संकेत है। यदि किसी उपराष्ट्रपति को उसके विचारों और कार्यशैली के कारण हटाया जाए तो आने वाले समय में कोई भी संवैधानिक पदाधिकारी निष्पक्ष होकर काम नहीं कर पाएगा। धनखड़ के समर्थकों ने अब एक जन आंदोलन शुरू करने की तैयारी कर ली थी। संविधान बचाओ अभियान के तहत वे देश भर में सभाएं करने जा रहे थे, जिसमें वे जनता को बताएंगे कि कैसे देश की सर्वोच्च संस्थाओं को दबाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर स्टैंड विद धनखड़ और सेव डेमोक्रेसी ट्रेंड करने लगे थे। कई शिक्षाविद, पूर्व न्यायाधीश और रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स ने भी उनके पक्ष में बयान दिए। अभी यह कहना मुश्किल है कि यह कहानी कहां जाकर रुकेगी, लेकिन यह तय है कि यह कोई साधारण इस्तीफा नहीं था। यह सत्ता, संवैधानिक मूल्यों और व्यक्तिगत स्वाभिमान के बीच छिड़ी एक लड़ाई थी, जिसमें किसी ने चुपचाप चाल चली, किसी ने चुपचाप सहा और किसी ने चुपचाप बोलने की हिम्मत दिखाई। यह भारतीय राजनीति की वह तस्वीर थी जिसमें चेहरों के पीछे मुखौटे थे और मुस्कान के पीछे कटाक्ष। और इस तस्वीर में जगदीप धनखड़ उस व्यक्ति की तरह नजर आए जो सच बोलने की कीमत चुका रहा था, पूरे पद और प्रतिष्ठा की बलि देकर। शायद आगे चलकर इतिहास यह तय करेगा कि उस दिन कौन सही था। लेकिन आज के दिन जो सवाल उठे हैं वे किसी भी लोकतंत्र के लिए आवश्यक और अनिवार्य हैं। यह खबर अभी खत्म नहीं हुई है, ये अभी शुरू हुई है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।